दो काली बहुओं की मुंह दिखाई की तीन गोरी बहुओं ने। तेजो के 5 बेटे थे, जिनमें 3 बेटों जगत, कमल और विशाल की शादी हो चुकी थी और उनकी बहुत ही सुंदर सुंदर गोरी गोरी 3 बीवियां थीं। बहू, माया बहू, अरे क्या आज उठने का मन नहीं है? जल्दी से नीचे आओ। ये बुढ़िया भी ना हमेशा बुलाती रहती है, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अरे जल्दी आ रही हूँ। माया उठकर नीचे पहुंची। उठ गई बहू? जी, क्यों दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दोनों भाभियाँ कहाँ हैं? उन दोनों को मैंने मंदिर भेजा है। अब तू ज्यादा सवाल मत कर और जल्दी जल्दी से घर के काम निपटा ले। तभी माया का ससुर प्रदीप वहां आया। अरे मेरा टिफिन बनाया कि नहीं? अभी कहाँ बनाया है बुड्ढे, और अगर ज्यादा जल्दी है तो तू खुद बना लेता। कुछ कहा बहू? कुछ नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। रहने दे, अब मुझे बहुत देर हो रही है। प्रदीप अपने काम पर चला गया। इसी वजह से कहती हूँ कि जल्दी उठा करो, तेरे ससुर को अब बाहर का खाना खाना पड़ेगा। तेजो भी माया में डांट लगाकर चली गई। आज सभी मुझ पर ही क्यों अफर रहे हैं? दोनों भाभियां तो बच गई, लेकिन मैं फंस गई। चल माया, अब जल्दी से घर के काम पर लग जा, वरना ये तेरी बुढ़िया सास तुझे कच्चा चबा जाएगी। माया घर के कामों में लग गई। उसके सारे काम खत्म होते ही दोनों भाभियां अनन्या और धानी भी मंदिर से वापस घर आ गए। वाह, सारे काम खत्म होते ही दोनों आ गई। कोई बात नहीं बहू, कभी कभी करना पड़ता है। अब तू इतना गुस्सा मत कर। नहीं मम्मी जी, आज सारा काम मुझे करना पड़ा और ये दोनों आराम से टहल कर आ रही हैं। 1 मिनट, हम टहल नहीं रहे थे, हम भी काम से ही गए थे, समझी भाभी जी? और अगर आपको कोई काम नहीं करना था तो आप मत करती ना। अच्छा। अरे अब बस भी करो तुम लोग, हमेशा लड़ाई लड़ाई, साथ साथ मिलकर रहा करो। और हाँ, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाने आई थी। क्या? बताती हूँ, ये देखो। तेजो ने एक फोटोज से भरा हुआ छोटा डब्बा अपनी बहुओं के आगे रख दिया। क्या ये आपके पुराने फोटोज हैं माँ? अरे ये मेरे नहीं, ये उन लड़कियों के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। इन सभी लड़कियों के रिश्ते तुम्हारे देवरों के लिए आ रहे हैं, तो मैंने सभी का एक एक फोटो मांग लिया। अब देखकर बताओ कि लड़की कौन सी अच्छी है। तीनों बहुओं ने फोटो देखने शुरू किए। उसमें बहुत बहुत खूबसूरत लड़कियां थीं, जिन्हें देखकर वो तीनों चिढ़ गईं। बताओ कौन सी अच्छी है? मम्मी जी, कोई भी अच्छी नहीं लगी। क्या? हाँ मम्मी, इनमें तो कोई भी खास नहीं है। अब ये काम हम पर छोड़ दीजिए, अपने देवर जी के लिए हम लड़की ढूंढेंगे। ठीक है। तेजो वहां से चली गई। अरे तुमने देखा कैसी रबड़ी मलाई जैसी लड़कियां थीं? हाँ देखा, तभी तो मना कर दिया। सही कहा, इस घर में हम तीनों से सुंदर कोई बहू नहीं आएगी। सही कहा, अपने देवर जी के लिए तो हम किसी काली कलूटी को ही ढूंढेंगे। फिर क्या था, तीनों बहुएं लग गईं कोई काली लड़की ढूंढने। कुछ दिनों बाद माया ने 2 बहनों को पसंद किया और उनका फोटो वो तेजो को दिखाने लगी। मम्मी जी, ये देखिए हमारी पसंद की लड़कियां। दिखा जरा। तेजो ने फोटो देखा और फिर बोली, अरे तुम्हें ये काला कोयला ही पसंद आया? क्यों? मम्मी जी, भले ही ये काली हैं, पर दिल की दोनों बड़ी साफ हैं, बस इसीलिए। तीनों बहुओं ने किसी तरह अपनी सास को राजी कर लिया और कुछ ही दिनों में ऋतिक और नरेन की शादी महक और लक्ष्मी से हो गई। अब शादी हुए 1 हफ्ता हो चुका था। तेजो को खूबसूरत चीजें ही पसंद थीं, इसलिए वो उन दोनों को पसंद नहीं करती थी। सासू माँ, ये लो आपकी चाय। चाय? तेरे हाथ से? ना बाबा ना, तेरे हाथ से तो मैं कभी पानी भी न लूं। अगर मैं भी ये काली चाय पीकर तेरी तरह काली कलूटी हो गई तो जा जा, इसे तू ही पी ले। मम्मी जी। अरे अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? तेरी काली शक्ल देख देख कर मेरा दिमाग दुख रहा है। पता नहीं मैंने तीनों सुंदर बहुओं को तुम जैसी अमावस्या के चांद ही क्यों पसंद करने दिए। तेजो ने बिना बात ही महक को बहुत सुनाया। बेचारी महक सब कुछ बस चुपचाप सुनती रही। कुछ देर बाद तीनों गोरी जेठानियां नीचे आईं। आप आ गई जेठानी जी, मैं बस अभी नाश्ता लगा देती हूँ। हाँ जल्दी करो, और सुनो, बाद में झाड़ू पोंछा भी कर देना। तीनों जेठानियां इसी तरह से लक्ष्मी और महक को कामों में लगाई रखती थी और खुद बस आराम फरमाती। तेजो भी उनसे कुछ नहीं बोलती थी।
इसी तरह से कई दिन बीत गए। आज माया की मैरिज एनिवर्सरी थी और सभी उसी की तैयारियां कर रहे थे। ए सुन काले रसगुल्ले, चल जल्दी यहाँ एक बड़ा वाला गुब्बारा फुलाकर लगा। क्या आप मुझे बोल रही हो? इस घर में और कौन सी काली सी आई है? बस बहुत हुआ, ये काला काला सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मैं अब कुछ भी नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। लक्ष्मी नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। काली कचरी को तो शायद बुरा लग गया। तो हम क्या करें? वैसे अच्छा ही है कि वो यहाँ से चली गई, वरना अच्छी खासी खुशियों में ग्रहण की तरह लगी हुई थी। उन सभी की बातें महक ने सुन ली और वो अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी के पास पहुंची। लक्ष्मी अपने कमरे में रो रही थी। दीदी, आप प्लीज इन सब की बातों का बुरा मत मानिए। जिन इंसानों की सोच छोटी होती है वो लोग इस तरह की बातें ही करते हैं, तो आप प्लीज रोइए मत। अपनी बहन के समझाने पर लक्ष्मी चुप हो गई और बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी महक अब इतनी बड़ी हो गई है। तो ठीक कहती है, मुझे इन सब की बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। दोनों बहनें अपने कमरे में थीं, उन्हें ये खबर ही नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा था। सभी अपने हाथों को खड़े कर लो और सारा माल हमें दे दो। अरे समझ नहीं आया क्या? पार्टी में अचानक ही डाकू आ गए थे और उन्होंने माया और तेजो पर बंदूक तान रखी थी। ये सारा मंजर लक्ष्मी और महक ने खिड़की से देख लिया। महक ने जल्दी से पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को आने में तो अभी टाइम लग जाएगा, हमें कुछ करना होगा। लक्ष्मी घबराकर नीचे गई। डाकू बस माया पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी लक्ष्मी उसके आगे आ गई और वो गोली उसके लग गई। तभी पुलिस वहां पहुंची और उन डाकुओं को अपने साथ ले गई। लक्ष्मी अब अस्पताल में थी। उसकी तीनों जेठानियां और सास अपने किए पर बेहद शर्मिंदा थे। मुझे माफ कर दे बहू, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा ही तुम दोनों बहनों को तुम्हारे रंग की वजह से जलील किया और तुमने मेरे लिए अपनी जान को ही खतरे में डाल दिया। क्यों? अरे वो गोली मेरे ही सीने में उतर जाने देती। आप सभी ऐसे मुझसे माफी मत मांगिए, और सब कुछ मैंने नहीं किया, महक ने ही पुलिस को बुलाया था। हम जानते हैं, हमने उससे माफी मांग ली है, अब बस तुम भी हमें माफ कर दो। लक्ष्मी मुस्कुराई और उसने उन सभी को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद जब लक्ष्मी ठीक हो गई, अरे भाभी, ये इतनी सजावट, गुब्बारे, ये सब किस लिए? वो तो एक सरप्राइज है। सभी ने घर को सजाने के बाद लक्ष्मी और महक को सजाया और फिर उन दोनों की मुंह दिखाई की रस्म की। लक्ष्मी और महक की आंखों में खुशी के आंसू थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। गोमती बहुत ही गरीब थी। बड़ी मुश्किल से उसने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी राधा की शादी बड़े घर में तय कर दी थी। मगर राधा की होने वाली सास कमला ने गोमती के सामने दान दहेज की बड़ी शर्त रख दी। देखो बहन जी, हरी मेरा इकलौता बेटा है। वैसे तो आपकी राधा रूप की धनी है, इसलिए आप बस 2 लाख रुपए नगद और सोने की चेन अंगूठी दे देना और बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना। फिक्र मत कीजिए समधन जी, सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। कमला के जाते ही राधा आंसू भरी आंखों से अपनी गरीब विधवा माँ को देखकर बोली, माँ, दहेज के 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? बाबा की जाने के बाद से हम दोनों की दिन रात गरीबी में कट रहे हैं। ऐसे में शादी का खर्चा कैसे पूरा होगा माँ? राधा, सब हो जाएगा, तू क्यों चिंता करती है बेटी? बस तेरी ये विधवा माँ नहीं चाहती कि जो गरीबी मैंने झेली वो तू भी झेले। बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुझे अच्छा घर वर मिले। उसके लिए चाहे तेरी इस गरीब माँ को अपनी हड्डियां भी क्यों ना गलानी पड़े। राधा की शादी के लिए गोमती बड़ी मेहनत करती है, मगर ज्यादा पैसे इकट्ठे न होने पर वो मजबूर विधवा माँ जमुना दास को अपना खेत बेच देती है। तभी गोमती को जाते हुए देखकर जमुना दास कहता है, गोमती बहन, अब तक तो तुम इस खेत में बैंगन बोकर और बेचकर अपना घर चला लेती थी, मगर इसके बाद आगे क्या करोगी? इसके आगे जो विधाता ने मुझे अभागन विधवा के भाग्य में लिखा होगा वही होगा जमुना दास जी। चलती हूँ। ढलते समय के साथ शादी की घड़ी भी आ गई और गरीब गोमती की बेटी कमला की बहू बन गई। राधा अपने ससुराल में ढल गई। राधा की जिंदगी अच्छी बीतने लगी। वहीं उसकी गरीब माँ के दिन रात रूखा सूखा खाकर बीत रहे थे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद राधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसे देखकर उसकी सास कमला कुड़कुड़ाने लगी। लो, अब इस गरीब के साथ इसकी बेटी का भी बोझा ढोना पड़ेगा। अगर मुझे जरा भी भनक होती कि ये करमजली अपनी कोख से बेटी जनेगी तो मैं इसे जहर पिला देती।
ऐसी निगोड़ी बहू मिली है, एक वारिस नहीं दे सकती। माँ, उस बेचारी को क्यों कोस रही हो? अरे वो इंसान है, कोई भगवान थोड़ी है कि जान लेगी कि उसकी कोख में क्या है। हाँ, बेटा या बेटी, ये तो सिर्फ भगवान को ही पता होता है। वाह रे मेरे लाल, तो आखिर तू भी जोरू का गुलाम बन ही गया। मगर तुझे हम लुगाइयों के झगड़े में कूदने की जरूरत नहीं। बैग उठा और दफ्तर जा। हरी गुस्से में घर से निकल गया, मगर पूरे रास्ते उसका मन कमला के कलेशबाजी में घुलता रहा, जिस कारण उसका ध्यान भटक गया और बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें हरी की मौत हो गई। जिस कारण कमला ने क्रूरता से राधा पर पहले तो जुल्म ढाए और आखिर में उसे घसीटकर उसकी दूध मुही बच्ची के साथ घर से बाहर निकाल दिया। माँ जी रुक जाइए, माँ जी मुझे घर से मत निकालिए, मुझ पर नहीं तो मेरी बच्ची पर तरस खाइए। नाश पिटी करम जली कुलक्षणी, तू मेरे बेटे को खा गई और मैं तेरी सपोलन पर तरस खाऊं? मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं, चली जा यहाँ से। कमला ने अपने मन की भड़ास निकालकर घर का दरवाजा बंद कर दिया और राधा रोते हुए अपनी बच्ची के साथ मायके आ गई। उसे सफेद साड़ी में देखकर गोमती को बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। राधा, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? तुम्हारी राधा विधवा हो गई माँ, हरी नहीं रहे। माँ जी उनकी मौत का कारण मुझे मानती है, इसलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। चुप हो जा मेरी बच्ची, तेरी माँ जिंदा है। उस दिन से दोनों विधवा माँ बेटी की किस्मत एक सी हो गई थी। समय बीतता गया, गरीबी के कारण गोमती लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजती थी, तब जाकर कहीं उसके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन जब गोमती काम पर गई थी, तभी राधा नमक और रोटी लेकर खाने बैठी थी कि तभी एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया बैंगन से भरी टोकरी लेकर आती है। बेटी, बैंगन ले लो, 10 रुपए किलो है। माफ करना अम्मा, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, पैसे के बदले में 2 रोटी खिला दे। बड़ी दूर से बैंगन बेच बेच कर आ रही हूँ। फिर राधा अपनी भूख मारकर अपने आगे रखी थाली को बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ा देती है। अम्मा, आप रोटी खाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही राधा रसोई से पानी लेकर वापस आती है तो बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है, लेकिन बैंगन की टोकरी वहीं रखी होती है। शाम ढलने पर राधा टोकरी में से 2 बैंगन काटती है। मेरे और माँ के लिए इन 2 बैंगन की सब्जी काफी होगी, बाकी के बैंगन कल काम आ जाएंगे। राधा झटपट से बैंगन की सब्जी बना देती है। तभी गोमती घर में आती है और राधा विधवा माँ को बैंगन की सब्जी और रोटी परोसती है। अरे वाह राधा, बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है तूने बैंगन की, मगर इस बैंगन की सब्जी में एक बड़ा ही अलग सा ही स्वाद है। गोमती जैसे जैसे बैंगन की सब्जी खाती है, उसी कटोरी में बैंगन की सब्जी बढ़ती ही जाती है। अरे ये कैसा जादू हो रहा है? ये बैंगन की सब्जी घटने की जगह बढ़ती जा रही है। कहीं ये जादुई बैंगन तो नहीं? गोमती के ऐसा कहते ही टोकरी में रखे बैंगन जुगनू के जैसे टिमटिमाने लगते हैं और जादुई बैंगन पर आंख नाक मुंह बन जाता है। डरो नहीं, दरअसल हम सभी जादुई बैंगन हैं जो बूढ़ी अम्मा के खेत से आए हैं। बूढ़ी अम्मा ने हमें यहाँ पर इसलिए दिया है ताकि हम तुम विधवा माँ बेटी की मदद कर सकें। तो क्या तुम हमें कुछ भी दे सकते हो? हाँ, अगर तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है। ऐ मेरे जादुई बैंगन, इसी वक्त हमारे इस टूटे फूटे घर को बड़े घर में बदल दो। राधा के इस ख्वाहिश पर जादुई बैंगन से सुनहरी रोशनी फूटकर पूरे घर को घेर लेती है और देखते ही देखते उन गरीब विधवा माँ बेटी का फूस का कच्चा घर बड़े ही आलीशान घर में बदल जाता है। अरे राधा बेटी, ये तो सच में हम गरीबों के घर जादुई बैंगन आए हैं। ऐ जादुई बैंगन, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं गरीब विधवा अपने खेत को खरीद सकूं। गरीब गोमती के इस इच्छा जताने पर जादुई बैंगन का रंग बदलकर सोने का हो जाता है। तभी उनके बीच से एक बैंगन बोल उठता है। जाओ गोमती, इन सोने के बैंगनों को बेच दो। गोमती सोने के बैंगनों को सुनार के हाथों बेच देती है, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपने खेत को फिर से खरीद लेती है और एक बार फिर जादुई बैंगन से मदद मांगती है। ऐ मेरी जादुई बैंगन, क्या तुम मुझे थोड़े से बैंगन के बीज दे सकते हो ताकि मैं फिर से बैंगन की खेती कर सकूं? मगर तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए जब हम जादुई बैंगन तुम्हारे पास हैं, तो फिर तुम खेती क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मेहनत का फल अपने आप में अनोखा और मीठा होता है और आलस इंसान को ठूटे पेड़ की तरह बना देती है। सही कहा गोमती, तुम माँ बेटी बहुत ही परिश्रमी हो। मैं तुम्हें ये बैंगन के बीज देता हूँ और तुम्हारे शरीर को सामर्थ्य से भरता हूँ,
जो बोता है वो पाएगा और अंत में उसी की आशा पूरी होगी। फिर गोमती और राधा जादुई बैंगन से मिले बीजों को खेती में बिखेर देती हैं, जिसके कुछ ही दिनों में उन गरीब विधवा माँ बेटी के खेत में बड़े बड़े बैंगन उगाते हैं। धीरे धीरे विधवा माँ बेटियों की जिंदगी गरीबी से बाहर आ जाती है। तभी एक दिन गोमती राधा से कहती है, राधा मेरी बेटी, अब हालात हमारे बस में है। मैं चाहती हूँ कि तू फिर से घर बसा ले। तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं नहीं चाहती तेरी जिंदगी सफेद साड़ी में सिमट कर रह जाए। मगर माँ, कौन सा परिवार मुझ विधवा को मेरी बच्ची के साथ अपनाएगा? बेटी, मैंने तेरे लिए कई सारे रिश्ते देखे हैं। उसमें से एक राजीव नाम का भला लड़का तेरी बेटी के साथ अपनाने के लिए तैयार है। बस तेरी मर्जी क्या है? माँ, जैसा आपको ठीक लगे आप कर दीजिए। राधा ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर उसका मन चिंताओं में कहीं न कहीं घुले जा रहा था। वो जादुई बैंगन के पास बैठकर आंसू बहा रही होती है। तभी जादुई बैंगन बोलता है, रो नहीं राधा, तुम यही सोच रही हो ना कि राजीव का परिवार तुम्हारी बेटी को ठुकरा न दे, तो बेफिक्र रहो, वो भले लोग हैं। इसके बाद गोमती के घर में शादी की शहनाइयां बजने लगती है और पूरे गांव के सामने उसकी शादी होती है। गोमती के सामने अपनी बेटी का घर बस जाने के बाद उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसकी तरह उसकी बेटी राधा की जिंदगी सफेद साड़ी में सिमट कर ना रही। और उन गरीब विधवा माँ बेटी के जीवन में आया बदलाव जादुई बैंगन का कमाल था, जिनके उपकारों को गोमती और राधा ने अपने मन में आज भी याद रखा हुआ है। अब गोमती ने अपनी जिंदगी का मकसद जादुई बैंगन से गरीब लाचार लोगों की मदद करना बना लिया है, जो इंसानियत को बतलाता है। इसी तरह से उनका पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है। रामपुर गांव में रहने वाला गोपाल स्कूल मास्टर था। उसकी शादी रूपा से हुई थी, जिससे दीपक पैदा हुआ। बेटे के जन्म से रूपा बहुत खुश हुई। रूपा दूसरी बार गर्भवती थी, मगर बेटी के जन्म से रूपा का मुंह उतर गया। मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है। देखो भाग्यवान, हमारे घर लक्ष्मी आई है। अजय, दूर करो इस मनहूस को। लाओ मेरा मुन्ना मुझे दे दो। ये क्या रूपा, हाल की जन्मी नन्ही सी बेटी को छोड़कर तुम 2 साल के बेटे से लाड़ लगा रही हो। बिटिया भूखी है, इसे थोड़ा सा दूध पिला दो। मेरा दूध इतना सस्ता नहीं जो इस नाशपीटी को पिलाऊं, समझे तुम? रूपा, एक माँ होकर तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? भगवान को तुम्हारे भाग्य में बेटी देनी ही नहीं चाहिए थी। अरे तो किसने मांगा था बेटी? अगर मुझे पता होता कि मेरी कोख में बेटी है तो मैं इसे पैदा ही नहीं करती। बेटे और बेटी में रूपा का बड़ा फर्क देखकर गोपाल का मन छोटा हो जाता है। इसी फर्क के साथ दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। गोपाल बेटी का नाम अनु रखता है। एक दिन जब गोपाल दोपहर में स्कूल से पढ़ाकर घर आता है तो देखता है कि नन्ही सी अनु अपनी माँ रूपा का मुंह देख देख कर रो रही होती है। अले ले ले, मेरा राज दुलारा, माँ के पास आजा। अरे रूपा, बेचारी बिटिया कब से तुम्हारे गोदी में जाने के लिए बिलख रही है, मगर तुम दीपक में उलझी हो। अरे तो क्या करूं? इस महारानी की आरती उतारूं? इतनी ही बड़ी है, इतनी ही पड़ी है तो तुम ही संभाल लो अपनी बेटी को। लड़का थोड़ी है जो इतने लाड प्यार दूं इसे। मैं इसके लिए अपने बेटे का प्यार नहीं बांटूंगी। आखिर बड़ा होके यही तो संभालेगा हमें। ये कहकर रूपा दीपक को लेकर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है, मगर रूपा के मन में बैठे बेटे और बेटी में फर्क नहीं मिटता और अनु का बचपन माँ के आंचल के बिना ही बीतता है। इसी फर्क के साथ 10 साल बीत जाते हैं। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, आज मेरे दोस्तों ने स्कूल में पार्टी रखी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे लाल, ये ले 500 रख, तेरी आज की पॉकेट मनी। थैंक यू माँ। पैसे लेकर दीपक वहाँ से चला जाता है। तभी अनु हिचकिचाती हुई अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे 50 रुपए दे दो, मेरी कॉपी खत्म हो गई है। आहा, अरे तू ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? जाना तो तुझे पराए घर ही है। रूपा, तुमने दीपक को तो सीधे 500 रुपए दे दिए और बेचारी बिटिया 50 रुपए मांग रही है तो नहीं दे रही हो। अरे दीपक बेटा है, बड़ा होकर वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो कमा कर लाएगा और ये बटोर कर ले जाएगी। रूपा, दीपक को इतनी ढील देना सही नहीं है। एक दिन तुम्हें इस सोच पर बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और गोपाल दुनिया छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद दीपक की अयाशबाजी बढ़ती चली जाती है। वही रूपा अनु से सारा दिन घर का काम करवाती है और जैसे ही अनु 18 साल की होती है, रूपा उसकी शादी करा देती है। माँ, अपना ख्याल रखना। बस बस, अब ये झूठ झूठ की फिक्र मत कर। मेरा बेटा है मेरे पास, अब जा।
अनु के ससुराल जाते ही दीपक अपनी मर्जी से नताशा से शादी करके उसे घर ले आता है। दीपक बेटा, ये कौन है? माँ, ये नताशा है, मैंने इसे शादी कर ली है। क्या तूने शादी कर ली और अपनी माँ को बताया भी नहीं? ओ कम ऑन माँ, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो हर काम आपसे पूछ कर करूँ। मेरी खुद की भी जिंदगी है ना? ओह गॉड दीपक डार्लिंग, तुम्हारी माँ कितनी इरिटेटिंग है। इनकी बोरिंग बातें सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। लेट्स गो बेबी। दीपक नताशा को लेकर कमरे में चला जाता है। उस रोज रूपा को अपने पति की कही बात सच होती नजर आती है। अगले दिन नताशा और दीपक को बाहर ज्यादा देखकर रूपा कहती है, अरे बेटा, बहू को लेकर कहीं जा रहा है क्या? टोक दिया ना। टेल मी सासू माम, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे बहू ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तो बस पूछ रही थी। पूछा भी क्यों माँ, बेचारी मेरी बीवी का मूड खराब कर दिया। चलो नताशा। अपनी माँ को भली बुरी बात बोलकर दीपक वहाँ से चला जाता है और रूपा वहीं खड़ी रोती रह जाती है। वाह मेरे लाल, बीवी के आगे माँ के आंसू नजर नहीं आए। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। बहू के आ जाने के बाद रूपा अपने ही घर में नौकर बनकर रह जाती है। तभी एक रात नताशा कहती है, दीप डार्लिंग, हमें और कितने दिन इस खटारे से घर में रहना पड़ेगा? 1-2 दिन और नताशा, बस जैसे ही माँ से ये घर अपने नाम करवा लूं, फिर हम ये घर मणिलाल को बेचकर शहर में सेटल हो जाएंगे। अगली सुबह दीपक अपनी माँ को मीठी मीठी बातों में उलझा उससे घर को अपने नाम करवा लेता है और मणिलाल को घर बेचकर रातों रात शहर रवाना हो जाता है। अगली सुबह मणिलाल रूपा से कहता है, अरे ओ रूपा रानी, चलो चलो घर खाली करो। मगर आप मुझे मेरे ही घर से क्यों निकाल रहे हैं? अरे कैसा घर? ये घर तेरे बेटे ने मुझे बेच दिया है। पूरी कीमत दी है मैंने इस घर की उसे। अब चलो निकलो यहाँ से। मणिलाल रूपा को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। तभी गाड़ी से उतरकर उसकी बेटी अनु से संभाल लेती है। माँ, ये कैसी हालत कर ली है आपने? आप चलिए मेरे साथ। अनु अपनी माँ रूपा को अपने घर ले आती है, जहाँ अनु का पति आनंद कहता है, प्रणाम माँ जी। आनंद, आज से माँ हमारे साथ रहेंगी। तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ है। उसके बाद अनु अपनी माँ को अपनी एक साड़ी निकाल कर दे देती है और जैसे ही रूपा हॉल में आती है तो अनु डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही होती है। आइए माँ, देखिए मैंने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है, आइए ना। जैसे ही रूपा खाने की मेज पर आती है तभी आनंद कहता है, माँ जी यहाँ बैठिए। मगर दामाद जी, ये जगह तो घर के बड़ों का होता है और वो आप है माँ। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर रूपा की आंखों पर बीते सालों की छवि छिटक पड़ती है कि कैसे उसने अपनी बेटी के साथ बुरा किया था। रूपा अपनी जूठी थाली उठा रसोई घर की ओर जाने लगती है। तभी अनु अपनी माँ के हाथों से थाली छीनकर कहती है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? बेटी के रहते भला माँ बर्तन मांजे? ये कैसे मुमकिन है? आप आइए मेरे साथ। अनु अपनी माँ रूपा को कमरे में लाकर उसे बिस्तर पर सुलाकर सारी रात जाग कर उसके पैर दबाते हुए सो जाती है। सुबह जब रूपा की आंख खुलती है तो अपनी बेटी को सारी रात अपने पास बैठा हुआ देखकर रूपा की आंख भर आती है और वो प्यार से अनु का सर सहलाकर बोलती है, बेटी, माँ जाग गई आप? हाँ बेटी, जाग तो गई, मगर बहुत देर हो गई है। जिस बेटे को मैंने अपने खून से सींचा, 9 महीने अपने कोख में ढोया और ये आस लगाया कि बुढ़ापे में वो मुझे देखेगा, उसने मुझसे छत भी छीन ली। और जिस बेटी को मैं दुत्कारती रही, जिसे पराया कहती रही, आज वही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, वरना मैं तो दर दर की ठोकरें खा रही होती। भगवान के लिए ऐसा ना कहो माँ, तुम्हारी बेटी के रहते ऐसा दिन कभी ना आएगा। जिस बेटे पर रूपा ने आस लगाया था वो बेटा बीवी के लिए माँ को छोड़ गया। जिस बेटी को रूपा जिंदगी भर बोझ समझती रही, आखिर में वही बेटी उसके दुख में उसके साथ खड़ी रही। उस दिन के बाद से रूपा के मन में बेटा बेटी का फर्क हमेशा के लिए मिट गया। मगर एक कड़वा सच तो यही है कि इन सब की शुरुआत हमारे समाज से ही होती है, जहां आज भी हर घर में बेटियों को पराई अमानत कहकर उसके सपनों को सही होते हुए भी दबाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ बेटे के नाकाम होते हुए भी उसे सराखों पर बिठाया जाता है।